हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम देखिए लेमार्क ने क्या कहा। जानते हैं लेमार्क के बारे में? लामार्कवाद, ठीक है। लेमार्क ने क्या कहा कि लेमार्क ने कहा कि वास्तव में इस धरती पे जितने भी जीव है ना, वो सारी जीव की उत्पत्ति क्रम विकास से हम मानते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा 4 सिद्धांत है, 4 हमारा तथ्य है, और इन चारों तथ्यों के आधार पर ही इस धरती पर जितने जीव है सबकी उत्पत्ति हुई है और सभी का क्रम विकास हुआ है। इन 4 बेस पर ही लोगों ने विचार माने कि चलो भाई मान लेते हैं। इन्होंने अपने विचार दिए, 4 इनके तथ्य थे और कहे कि इन 4 के आधार पर ही सारा क्रम विकास हुआ है। पहला इन्होंने दिया कि आकार में वृद्धि। पहला क्या दिया? आकार में वृद्धि। ये भाई कैसा तथ्य है? तो इन्होंने कहा कि कोई भी जीव इस धरती पर जो भी आज तक जन्म लिया है या जो अभी भी जिंदा है या जो आगे बनेगा, वो क्या करेगा? अपनी आंतरिक शक्ति के बदौलत, अपनी आंतरिक शक्ति के बदौलत अपनी क्या करता है? अपनी आंतरिक शक्ति के बदौलत अपनी वृद्धि करता है। मतलब कि शरीर के अंदर अपनी क्षमता है और अपनी क्षमता के आधार पे अपने आकार में, अपने जाति में जिसमें भी वृद्धि करता है वह अपनी आंतरिक शक्ति के बदौलत करता है। उनके लिए बाहर से कुछ भी नहीं है। जितनी भी रचना शरीर की चेंजेस होनी है वह सब के सब आपकी आंतरिक, आपकी क्या पावर कैपेसिटी की वजह से होती है चेंजेस। तो ये इनका पहला तथ्य था। दूसरा तथ्य क्या था इनका? कि प्रकृति का सीधा प्रभाव। दूसरा था कि प्रकृति का सीधा प्रभाव। अब क्या भाई प्रकृति का सीधा प्रभाव? तो कहता है कि अगर कोई भी जीव धरती पर है, कोई भी जीव धरती पर जिस भी लक्षण का प्रदर्शन करता है, जिस भी लक्षण का प्रदर्शन करता है, वह किसके प्रभाव के कारण? प्रकृति के प्रभाव के कारण। प्रकृति के प्रभाव के कारण। अब मतलब क्या? कि प्रकृति का ही प्रभाव होता है कि कुछ भी अगर चेंजेज होगा तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार होगा? प्रकृति जिम्मेवार होगा। अगर प्रकृति अपना प्रभाव डालती है तब किसी जीव के अंदर लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अर्थात जो भी लक्षण अगर दिखाई पड़ रहा है जीवों के अंदर तो किसका देन है? वह प्रकृति की देन है। अर्थात क्या? उसके पास अपने कोई भी लक्षण नहीं होती है और वह लक्षण जो भी आते हैं वह कहां से आएंगे? प्रकृति के सीधे प्रभाव से आएंगे। अर्थात प्रकृति लक्षण देगी तो उसके अंदर लक्षण मिलेंगे। ये 2 तथ्य। तीसरा क्या तथ्य था? उपयोग और अनुपयोग का नियम। तीसरा था उपयोग और अनुपयोग का नियम। तो उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या है भाई? तो उपयोग और अनुपयोग का नियम क्या है? कि यह कहता है कि हम जिस भी शरीर के अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे, शरीर के अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे, वह अंग क्या होगा? ज्यादा विकसित होगा। प्रयोग करेंगे वह अंग क्या होगा? वह अंग अधिक विकसित होगा, ज्यादा विकसित होगा। और क्या करेगा? जिस अंग का प्रयोग हम कम करेंगे, जिस भी अंग का हम प्रयोग क्या करें? कम करें या न करें। यानी दूसरा तथ्य था जिस भी अंग का प्रयोग हम ना करें, अंग का प्रयोग कम हो या फिर नहीं हो तो उससे क्या होगा? कि उनका ह्रास शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रयोग नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? उसकी ह्रास हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी। वह अंग जो होगा विकसित नहीं हो पाएगा, वह खत्म हो जाएगा।
मतलब क्या कि उपयोग और अनुपयोग का नियम था कि हम जिस भी अंग का उपयोग ज्यादा करेंगे वो हमारे विकसित होगी, लेकिन जिस भी अंग का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, उसका ह्रास हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में इन्होंने कहा था कि जो बॉडी बिल्डर है, जो बॉडी बनाता है, वो क्या करता है, वह अपनी बॉडी बनाता है, जिनकी वजह से उनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, विकास होता है, बॉडी क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है। और जो नहीं करता है उनका विकास नहीं होता है, उनका विकास नहीं होगा। बात क्लियर है। तो कह रहा है कि शरीर में जो भी चेंजेज आएंगे वह उपयोग और अनुपयोग के नियम के अनुसार आपके अंदर क्रमिक विकास होगा। अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आप में क्रमिक विकास होगा, उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप में विकास रुक जाएगी। उसके बाद क्या, प्रकृति का सीधा प्रभाव, अगर प्रकृति आप पे प्रभाव जैसा डाल रही है आप में क्रमिक विकास भी उसी रूप में हुआ होगा। आकार में वृद्धि, आपकी आंतरिक क्षमता जो है उसके अनुसार आप में क्या हुई है, परिवर्तन हुए हैं, आप में विकास हुआ, आप में क्रमिक विकास हुआ। उसके बाद चौथा एक और नियम है इनका, और आखिरी नियम है, वो है आपका उपार्जित लक्षण का नियम। चौथा को ऊपर लिख देते हैं, उपार्जित लक्षण। अब सोच रहे होंगे आपकी उपार्जित लक्षण का नियम क्या है भाई। तो उपार्जित लक्षण का नियम दरअसल क्या है कि जो भी गुण प्रकृति से या फिर उपयोग या अनुपयोग से, या उपयोग या अनुपयोग से प्राप्त लक्षण हो, वो क्या होगा, वह वंशानुगत होगा। कैसा हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जरा से बात सोचने वाली बात है कि जो भी गुण प्रकृति से प्राप्त हो जाए या उपयोग या अनुपयोग से प्राप्त हो, ये गुण कह रहा है कि यह जो लक्षण होगी यह वंशानुगत होगी, यानी एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाएगी। ये कहते हैं लेमार्क। कैसा पॉसिबल है क्या, इन्होंने चार्ट अपने दिए और कहे कि चार्ट के आधार पर देख लो, इस चार्ट के आधार पर ही क्या हुए थे, पूरे क्रमिक विकास हुआ है। जितना आज तक का विकास है उस क्रमिक विकास के लिए सिर्फ मेरे इस चार सिद्धांत ही काफी है। इन चार सिद्धांतों के आधार पर विकास हुआ है। आकार में वृद्धि के आधार पे या तो ज्यादा वृद्धि होगी उसके बेस पर, प्रकृति का सीधा प्रभाव, यानी प्रकृति क्या करेगी, ज्यादा प्रभाव डालेगी, यानी प्रकृति जिस पे ज्यादा प्रभाव डालेगी उसी के अनुसार क्या होगा कि आप में कोई लक्षण बनेगा बिगड़ेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद उपयोग और अनुपयोग का नियम कि जिसका उपयोग आप ज्यादा करेंगे उनका क्या होगा, उनका आपका विकास होगा, और जिनका उपयोग आप नहीं करेंगे वह धीरे धीरे ह्रास हो जाएगा। और चौथा कि जो भी लक्षण आप में आ गया एक बार, वह लक्षण आपका जीवन पर्यंत रहेगा, और साथ ही साथ आपकी आने वाली अगली पीढ़ी में भी यह चलेगा। चलिए, तो ये तो मान लिया कि लेमार्क का यह सिद्धांत था, लेकिन क्या हो गई कि लेमार्क की सिद्धांत ज्यादा लंबा चली नहीं, क्योंकि इनके आलोचक थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ध्यान से समझिए। अब लेमार्क की आलोचना सुन लीजिए आप। आलोचना का मतलब क्या, कमी निकालने वाले लोगों की कमी नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, खूब बढ़िया काम कर लो, द बेस्ट काम कर लो, 100 लोगों की, 1000 लोगों की, या दुनिया में किसी इंसान की आप भलाई कर दो, फिर भी सामने वाला कहेगा कि जरूर इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है, तब तो कर रहा ही है, नहीं तो क्यों करता है। बात दरअसल यही होती है कि आज के समय में अगर कुछ भी करते हैं तो आपकी आलोचना फिक्स है। इसलिए आलोचना को आप अपने साइड में रखिए, और आप जिस क्रमिक रूप में अपने काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने काम पे, अपने सिद्धांत पे कामों को कीजिए। तो देखिए, इन्होंने अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। अब देखिए आलोचक लोग कैसे आप काम करते हैं, आलोचना कैसे शुरू करते हैं। कहते हैं कि पहला आकार में वृद्धि, पहला था आकार में वृद्धि। तो कहता है कि आकार में वृद्धि, पहला आलोचना कहता है कि आकार में वृद्धि सारे जीवों में एक समान नहीं होगी। आकार में वृद्धि सभी जीवों में समान हो ही नहीं सकती, सभी जीवों में समान होती ही नहीं, होती ही नहीं। क्लियर है। तो पहले इनकी कमी निकाल दिया कि भाई कितना भी कर लो, आकार में जो वृद्धि की बात कर रहे हैं सभी जीवों में समान नहीं होती।
तो पहला जो आपका सिस्टम था ये क्रॉस हो जाएगा। ये कहते हैं कि ये आकार में वृद्धि समान रूप से तो होती नहीं है, और हम लोग भी जानते हैं कि किसी भी जीव के अंदर आकार आकृति तो बदलते रहते हैं। तो आकार आकृति तो हम कह नहीं सकते कि आकार जैसा मेरे में वृद्धि कर रहा है आप में वृद्धि करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप में वृद्धि कर रहा है जैसे आपके भाई में वृद्धि करेगा, आपकी बहन में समान रूप से वृद्धि करेगा, ऐसा तो सिस्टम है नहीं। सब किसी के बॉडी के अकॉर्डिंग उनका वृद्धि होगा। तो कहने का मतलब ये कहता है कि आकार में वृद्धि सभी का समान रूप से नहीं होगा। इस वजह से इनका पहला नियम आपका गलत हो जाता है। दूसरा नियम की बात कहता है दूसरा नियम भी गलत। तो सोचिए कैसे। ये लोग क्या कहते हैं कि प्रकृति का सीधा प्रभाव वनस्पति पे पड़ सकता है, मतलब कि पेड़ पौधों पे पड़ेगा, वनस्पति पर पड़ता है। लेकिन जीवों पर जो प्रभाव पड़ता है किसका पड़ता है? तंत्रिका तंत्र का। जीवों पर प्रभाव किसका पड़ेगा? जीवों पर प्रभाव तंत्रिका तंत्र का। अब इस कंडीशन में जरा सा देखिए, तो ये इसके हिसाब से तो रूल नंबर 2 भी गलत हो जाएगा इसका। ये कहते हैं कि प्रकृति का सीधा प्रभाव किसी के लक्षण पे पड़ेगा। आई कहता है कि भाई नहीं, यह जो प्रकृति का सीधा प्रभाव जो भी पड़ना है वो वनस्पति पे पड़ेगा, और जीवों पे जो भी प्रभाव पड़ता है उसके लिए तंत्रिका तंत्र है। जैसे मान लीजिए धूप लगेगी पसीना निकलेगा, तो ये धूप के प्रभाव से थोड़ा तंत्रिका आपको इंफॉर्मेशन देती है कि धूप है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या कह रहा है आपको कि प्रकृति का सीधा प्रभाव पेड़ पौधों पे पड़ सकते हैं, लेकिन जीवों पे प्रभाव इसका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसलिए यह नियम 50-50 हो गया। यह नियम कैसा हो गया? 50-50। मतलब क्या? आधा तो सही है, आधा तो लागू होते हैं, लेकिन आधा लागू नहीं होता है, तो 50-50 हो गया। तीसरा नियम इन्होंने बताया जो उपयोग और अनुपयोग का नियम, इसको तो कहा कि बिल्कुल गलत है, इसमें मानने वाली तो बात ही नहीं है। उपयोग और अनुपयोग का नियम, बिल्कुल गलत है। का नियम बिल्कुल प्रभावी नहीं है, भाई ये कैसे बिल्कुल प्रभावी नहीं है? हम तो देखते हैं कि बॉडी अगर बनाए तो बॉडी छोटी बन जाती है। हम कोई बच्चा अगर ज्यादा रनिंग करता है तो उसका बॉडी स्टेमिना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये क्या कहते हैं, ये अपना क्या तथ्य देते हैं कि हमने मान लिया कि जो बच्चा तेज दौड़ता है उनकी बॉडी में विकास किया, तो ये उनकी लक्षण थोड़े ना बन गई। वो 4 दिन बाद एक्सरसाइज करना छोड़ देगा, फिर बॉडी धीरे धीरे अपने आकार में आ जाएगी। वो उनके अंदर स्टेबल थोड़े ना हो गया। जब तक खिलाड़ी दौड़ रहा होता है, जो पहलवान है, जो कुश्ती लड़ता है, जो जिम्नास्टिक करता है, उसकी बॉडी कब तक रहती है? जब तक वो कंटिन्यू रखता है। जब वो जिम्नास्टिक छोड़ देगा, बॉडी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कहता है कि उपयोग और अनुपयोग का जो नियम है यह प्रभावी नहीं रहता है। मतलब क्या कि अगर किसी भी रूप में उपयोग कम कर दिया जाए, उपयोग कम कर दे तो पहले की अवस्था में आ जाता है, बोलिए क्लियर है आप लोग को? मतलब कंडीशन 2 हो गया कि किसी भी रूप में अगर उपयोग करना कम कर दे तो यह पहले की अवस्था में आ जाएगा। तो यह कंडीशन आपका क्या हो गया? यह आपका उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी क्रॉस करता है। भाई साहब लेमार्कवाद ने इतना जबरदस्त दिया था सिद्धांत, एक भी सुटेबल नहीं जा रहा है, ये सब के सब क्रॉस है। और लास्ट में जो उपार्जित लक्षण कह रहा है, इसको तो कह रहा है भाई ये मानने की बात ही नहीं, हम मानेंगे नहीं बिल्कुल। भाई ऐसा क्यों नहीं मानेगा ये? तो क्या होता है कि उपार्जित लक्षण दरअसल जो है, उपार्जित लक्षण के अनुसार ये कहते हैं कि प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ और ये उपार्जित लक्षण आ गया, यह जिंदगी भर रहेगा और अगली पीढ़ी में भी जाएगा। तो कहे कि भाई एक काम करो, एक चूहा लो और चूहा का पूंछ काट दो, और क्या करो,
पूछ काटो और देखो कि क्या उनके बच्चा में यह बिना पूछ का आपका चूहा जन्म लिया क्या? बिना पूछ का चूहा जन्म लिया? तो भाई ऐसा तो होता नहीं है। यह क्रम लगभग एक नहीं लगभग 10-20 उनकी जाति पर यह ट्राई किया गया, लेकिन कभी भी बिना पूछ का चूहा पैदा नहीं हुआ। इससे क्या मालूम चलता है कि अगर कोई भी उपार्जित लक्षण आप में है, कोई भी लक्षण आपने प्रकृति से सिर्फ प्राप्त किया है, तो वह लक्षण आपके वंशानुगत नहीं होंगे। वह उस वंश में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक तो वह रहेगा लक्षण, लेकिन क्या कि वह लक्षण आगे चलकर वह उसी रूप में नहीं रहेगा। मतलब अगली पीढ़ी में वह लक्षण आएगा, यह कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आशा फ्रेंड्स ये लेमार्क के सिद्धांत तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डार्विन के सिद्धांत को और अन्य सिद्धांतों को। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।